हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीजीपी, दैट इज सेक्शन नंबर 35, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। देखो, इस टॉपिक में ना जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आ रही है वो ये कि इस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में यानी कि सेक्शन नंबर 35 में कौन सी ऐसी रिडक्शन है इसकी फर्दर सब सेक्शन जिसमें ओल्ड इनकम टैक्स सिस्टम पे रिडक्शन मिल रही है और जिसमें बोथ में मिल रही है, यानी ओल्ड और न्यू दोनों में। तो कवर करें इसको। अरे साथ साथ में मेरे नोट्स बनाते हैं ना, अगर आपने ये क्लास कर ली तो आई कैन एश्योर यू कि आपको ये सेक्शन 35 तो अच्छे से आ जाएगा, साथ में आपके इसके हैंड रिटन नोट्स भी क्लास में प्रिपेयर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, सेक्शन 35 यानी कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। लिखो स्टूडेंट, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अब देखो, जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं ना, सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस बेसिकली, कि भाई या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है और वो ये कि देखो, लिखो स्टूडेंट इसके बारे में कि या तो वो एक्सपेंडिचर खुद से किया हुआ एक्सपेंडिचर है, यानी सेल्फ इंकर्ड बाय एसएससी। क्या बोला मैंने? सेल्फ इंकर्ड बाय एसएससी, यानी मान लो मेरी कंपनी है, मैंने खुद से क्या है किसी को सैलरी पे कर दी या फिर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, सेल्फ मैंने इंकर किया, किसी को पे, मैंने किसी को क्रेडिट नहीं करा, किसी और के अकाउंट में नहीं डाला। यानी मैंने किसी इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को नहीं कहा कि ये पैसा लो और मेरे लिए ये रिसर्च कर दो, नहीं, मैंने खुद से सैलरीज वगैरह पे करी। वो होता है सेल्फ इंकर्ड बाय असेस, सेल्फ इंकर्ड बाय असेस। ठीक है, असेसी मतलब जिसकी वो कंपनी है या फिर जो वो टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, सेल्फ इंकम बायसेस। सेकेंड कैटेगरी आती है हमारे पास, जहां पर भाई हमारे बस की तो नहीं है, हमें लग रहा है तो किसी यूनिवर्सिटी को कह दिया, किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन को कह दिया आप मेरे लिए R&D कर दो, यानी आप मेरे लिए ये रिसर्च और डेवलपमेंट कर दो। ठीक है, आइए देखते हैं उस कैटेगरी में क्या होता है। तो लिखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी में हमारे पास आता है कि जहां पर हमने अमाउंट जो है किसी और को दिया, यानी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इनटू द पर्सन। ठीक है, हमने किसी और पर्सन को वो दे दिया। लिखो, सो अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। एक तो रुको, आप इसको कर दीजिए, ये लो, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब क्या होता है? किसी और के अकाउंट पे पैसे को डाल दिया। ठीक है, अब पहले मैं आपको अभी ये कैटेगरी करवा रही हूँ, दैट इज सेल्फ इंकर्ड बाय एसएससी। उसके बाद हम करेंगे ये अमाउंट पेड और क्रेडिटेड वाली कैटेगरी। इसके आगे फर्दर 2 पॉइंट्स बनते हैं। क्या भाई, अगर वो कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है खुद से, ठीक है, तो या तो हम वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का करेंगे या फिर हम वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का करेंगे। लिखो, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and the second thing is capital expenditure. ये क्लियर? चलो फिर अब इसमें से भी क्या पढ़ना है, जल्दी से बताओ क्या करना है। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, पहली बात तो मामी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो हमारे जो ट्रेडिंग P&L में शो होते हैं, यानी जो हमारी डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो बैलेंस शीट में शो होता है, यानी किसको करने से हमने कोई डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करी, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली और वी हैव डन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई स्टूडेंट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रिडक्शन हमें क्लेम करनी है तो ये कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज जो है वहाँ पे वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। लिखो, पहली बात तो स्टूडेंट्स, भाई ये जो रेवेन्यू का खर्चा है ये बिजनेस से रिलेट होना चाहिए, कोई और नहीं है कि आप मान लो कोई कंपनी चला रहे हो तो आप कोई एक बी कंपनी भी चला रहे हो उसके लिए खर्चा कर दिया, नहीं, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो रिलेटेड टू बिजनेस, ये लिख लेना स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर श्योर। और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रिलेटेड टू बिजनेस प्लस एक तो है बिजनेस में खर्चा करने की क्या डिडक्शन है, तो एक क्या है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब ये तो नहीं है ना मैंने रात को सोचा मुझे बिजनेस करना है, मैंने सुबह से उठकर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, आई हैव टू डू सम एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहाँ पर अभी साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है,
साइंटिफिक रिसर्च मैं पहले भी करवा रही हूँ कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है तो ये चलेगा नहीं चलेगा, इसकी डिमांड क्या आएगी एंड ऑल। उसके लिए बिजनेस स्टार्ट होने से पहले मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को सैलरी देनी पड़ेगी जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब स्टार्ट होने से पहले वाला खर्चा क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? यस। बिजनेस स्टार्ट होने से देखो, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर उसके इमीडिएटली 3 साल पहले तक कोई खर्चा किया गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अलाउ होगा। हाँ, अगर उससे भी पहले किया तो अच्छा, तुम बिजनेस स्टार्ट करने से 3 साल, मतलब तुमने 3 साल लगा दिए क्या बिजनेस स्टार्ट करने में? नहीं था। तो हाँ लिखो, एक तो रिलेटेड टू बिजनेस प्लस और कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितने साल पहले तक का अलाउड है? विदिन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड विदिन 3 years, 3 years को अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट, दैट इज द मेन पॉइंट हियर। विदिन 3 years इमीडिएटली एकदम उसके पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट करा उसके बिल्कुल 3 साल पहले वाला एक्सपेंडिचर भी अलाउड है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डन। अच्छा मैम ये कौन से वाले खर्चे, अगर एक बार एग्जाम्पल लिखवा तो? अरे बिल्कुल आपने कहा और हमने किया, लिखिए। लाइक जैसे मैंने बोला, मैंने R&D पर्सनल वालों को कुछ पेमेंट करी, सैलरी दे दी, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी। अब ये वही बात है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन देखा उसको पेमेंट करी, नहीं, मैंने खुद इंटर किया ना, तो और रेवेन्यू है यानी मैंने सैलरी दी है, खुद से इंटर तो आप सैलरी दोगे, ठीक है ना। लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी टू R&D एम्प्लॉयज। अब मैम नॉर्मल वाले पर्सन को नहीं होगा क्या? नहीं, नॉर्मल रहेगी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा हुआ था। इट्स बेसिकली अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। नॉर्मल वालों के लिए पूरा सेक्शन 28 है, वहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बात आती है यहाँ पर ऑन वेब। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो कोई रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, मैं RM लिख रही हूँ, दैट मीन्स रॉ मटेरियल जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च में यूज होगा। अगेन ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नॉट फॉर एनीथिंग, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में हमें कुछ करना है, मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, मैंने परचेज किया, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट शेल बी अलाउड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, आप अगेन नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। इफ यू हैव अ स्पेस राइट डाउन द पॉइंट्स, सो प्लीज राइट डाउन, ठीक है, वही लिख लेना। अब बात आती है अलाउड कैसे है, तो लिखो स्टूडेंट, इट इज अलाउड एज रिडक्शन। कौन से साल में अलाउड होगा? अरे भाई जब बिजनेस करोगे तभी तो अलाउड होगा, उससे पहले कौन सी आप ITR फाइल कर रहे हो उसकी, बिजनेस की नहीं ना। तो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस साल में आप ये खर्चा अलाउड करवा सकते। सो अलाउड एंड रिडक्शन, इट इज नॉट अबाउट द क्लैमिंग और द रेक्टिफिकेशन, टैक्स ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। तो याद रखो भाई, बिजनेस स्टार्ट होगा तो ITR फाइल होगी, तभी आप क्या कर सकते हो, इस एक्सपेंडिचर को अलाउड करवा सकते हैं। तो अलाउड एंड रिडक्शन the year in which business is commenced, या बिजनेस स्टार्ट हुआ, in which business is commenced, ठीक है, that is CONNENCED, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर ना कितना अमाउंट, मैं कह रही हूँ मैंने तो 35 लाख रुपए का खर्चा करा। अच्छा, ऐसा नहीं होता, आपको वो जो अमाउंट है ना वो सर्टिफाई करता है कौन? प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज बताई हुई है, तो भाई वो जो सर्टिफाई करेंगी उतना ही अमाउंट अलाउड होगा। ऐसे तो कोई कितना भी करवा ले, ठीक है ना। कितना अलाउड है? सो 100% अलाउड होता है, 100%, हर कैटेगरी में इनफैक्ट 100% है, आपको पता है। दैट्स व्हाई इट अलाउड एज डिडक्शन, बट लिमिटेड टू अमाउंट certified by prescribed authority। कौन सर्टिफाई करेगा? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब है इनकम टैक्स है, ओके। अब ये था हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कुछ नहीं है इसमें बेसिकली। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैम ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कौन से वाले में अलाउड है, ओल्ड सिस्टम में या न्यू सिस्टम में? तो भाई इसके आगे ना बहुत अच्छे से लिख लो, बिकॉज नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज अलाउड अंडर बोथ द रेजाइन, क्या,
देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सेक्शन क्या है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1, याद रखना सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 याद कर लो। मैं आपको इसमें सिर्फ 2 सबसेक्शन याद करवा रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी के लिए बस सेक्शन 35 याद रख लेना, ठीक है। और ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 it is allowed under both tax system और under both regime, यानी जो न्यू इनकम टैक्स सिस्टम है चाहे ओल्ड है, कोई किसी में भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, दे कैन क्लेम इट, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो चलो पहले तो रेवेन्यू तक मुझे बता दो समझ आया या नहीं आया, फटाफट से मैसेज कर दो, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर समझना स्टार्ट कर दो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं करी विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, आयुषी बंसल क्लासेस, रिपीटिंग आयुषी बंसल क्लासेस, ठीक है। सो अभी जाकर उसको इंस्टॉल कर लो क्योंकि इस पर बहुत सारे हमारे मई और जून 2024 एग्जाम्स पे बहुत कुछ आने वाला है, लाइक द MCQs और MCQ क्विज आने वाली है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। चलो और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स सब मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अच्छा अभी मेरी कौन सी कैटेगरी चल रही है, ये सेल्फ इनकर्ड एक्सपेंस की, खुद से एक्सपेंस किया है वही कैटेगरी है, याद रखना। अब स्टूडेंट्स इसके केस में मैं कुछ पॉइंट्स बना रही हूँ, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो वाली बात कर रही हूँ विच एक्सपेंडिचर जो कब किया गया, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। मतलब कोई मशीनरी परचेज कर ली या कुछ है तो वे पहले ही करी है ना। सो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, माई फर्स्ट कैटेगरी इज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। पहली मेरी ये कैटेगरी है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। अब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले सेम बात है कि 3 साल पहले तक का जो खर्चा है दैट विल बी अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। लिखो विद इन 3 years, और कितना अलाउड है 100%, हर कैटेगरी पे 100% है, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट पहले एग्जाम दिए हैं कभी और अभी दोबारा दे रहे हो मैम, या पहले कभी पढ़े थे, एग्जाम नहीं दिए थे पढ़े थे, ठीक है, तो मैम इसमें तो 150 वाला भी होता था, वो पहले होता था ना, जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अमेंड हो चुका है, नाउ इट्स 100%, ठीक है। सो विद इन 3 years immediately preceding अब कौन सा, immediately preceding the commencement of business, लिखो स्टूडेंट, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उससे 3 साल पहले तक का जो खर्चा है दैट विल बी अलाउड। कौन से की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा मैम अलाउड कौन से साल में होगा भाई, जब बिजनेस स्टार्ट होगा। तो लिखो स्टूडेंट्स अलाउड इन प्रीवियस ईयर। वेट इससे पहले क्लाइंट लिख लो। क्या एक्चुअली होता क्या है, जब हमने पहले कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया ना तो हम मान लेते हैं कि वो उसी साल में हुआ जिस साल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो इट विल बी डीम्ड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब एग्जाम में आंसर लिखोगे सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डीम्ड टू बी इंकर्ड in which year, deemed to be incurred in previous year in which business commenced, जब business start हुआ है, in which business commenced। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, इफ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, आपको ऐसी पूरी बुक अगर चाहिए तो वो भी बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है, जस्ट स्टे अपडेटेड, ठीक है, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। वो आपको मैक्स टू मैक्स कब तक मिल जाएगी, इट विल बी अवेलेबल बाय द 1st और 2nd वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। तो आप वो हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, आप उनको परचेज कर सकते हो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर रिविजन पर्पस, ओके। So deemed to be incurred in previous year in which business commenced. I guess if any student wants कि मैम मुझे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप मेरे को पहले दे दो, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे नंबर आ रहा है ना, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करो और अभी आपको उसके पार्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लीट हमारे 6 मॉड्यूल्स उसमें बनने वाले हैं, 3 GST के, 3 इनकम टैक्स। हैंड रिटन नोट्स इतने ज़्यादा की, मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है आपके लिए ना, उन मॉड्यूल्स को वो 5 to 6 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और वो जो मॉड्यूल्स है वो 70 to 80 पेजेस वाले रहने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत हैंडी रहेगा कि कहीं भी जा रहे हो, इट विल बी इजी टू कैरी दैट नोट्स, ठीक है। तो अभी लेने हैं सो आप पार्ट्स मंगवाना स्टार्ट कर सकते हो, एक साथ लेना है तो जनवरी। अब करते हैं ये डीड टू बी इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस, यानी अलाउड कौन सा साल में होगा भाई, उसी प्रीवियस ईयर में जब मान रहे हैं कि इस साल में खर्चा किया है, अलाउड इन प्रीवियस ईयर,
यहाँ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई एम रिपीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड होगा, लेकिन जब हम लैंड एक्वायर करते हैं, लैंड खरीदते हैं, जमीन खरीदी, सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट इट विल नेवर बी अलाउड. नॉट, ये एक लौता खर्चा ऐसा है जो अलाउड नहीं है, इसके अलावा सारे खर्चे अलाउड है. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स, ये थी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये कि भाई अब बात आती है कि कोई अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मतलब प्रीवियस ईयर में मान लो स्टूडेंट्स प्रॉफिट हुआ था 35,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज 50,000. 35,000 तक की तो अलाउड होगा ना, बाकी बचा 15,000, वो सेट ऑफ नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे? तो क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे आने वाले सालों के प्रॉफिट में से उस खर्चे को एडजस्ट करवा सकते हैं? आंसर इज यस. लिखो कब तक. तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड. अनएब्सॉर्ब्ड मतलब क्या होता है? जो पहले सालों में एडजस्ट नहीं हुआ, एब्सॉर्ब नहीं हुआ. अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बच्चा नहीं समझा, देखो क्या होता है. मान लो प्रीवियस ईयर में 35,000 का प्रॉफिट और हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर था सेक्शन 35 जिसकी डिडक्शन नहीं थी 50,000. तो हम माइनस कर देंगे इसमें से 35,000, यानी टैक्स पे नहीं करना. लेकिन भाई खर्चा तो 50,000 की डिडक्शन थी, 35,000 जो है एडजस्ट हुआ, तो बाकी बचे हुए 15,000 को कहते हैं अनएब्सॉर्ब. वो कब अलाउड होगा? आने वाले सालों. ठीक है, यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाए. समझे बात? चलो जस्ट वेट. चल अब बात आती है कितने सालों तक हम उस एक्सपेंडिचर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो भाई ये तो सबसे बढ़िया बात है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड. कोई टाइम पीरियड नहीं है, 10, 20, 30 कभी भी करवा लेना. ठीक है, देखो कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेट टाइम पीरियड. इनडेफिनेट और लिख लो इनफिनिट. ठीक है, इनफैक्ट इन्फिनिटी थ्रो. ठीक है, लिख लो इनफाइनाइट टाइम पीरियड और इनडेफिनेट टाइम पीरियड. कुछ भी इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, इनडेफिनेट भी लिख सकते हो कि भाई कुछ भी वो नहीं दिया, टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं करा कि 4 साल 8 साल जैसे कैरी फॉरवर्ड के केसेस में होता है, नहीं है, कभी भी कर पाओ. अब बात आती है क्या इसका इंटरहेड सेट ऑफ अलाउड है. मतलब प्रॉफिट हो रहा था हाउस प्रॉपर्टी से नेक्स्ट ईयर्स में और हमारे पास अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या हम इसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं. लिखो इंटरहेड सेट ऑफ अलाउड है. इंटरहेड सेट ऑफ अलाउड, यस अलाउड. लेकिन एक ऐसा हेड है जिससे अलाउड नहीं होता, जिससे पीजीबीपी का कोई भी लॉक्स अलाउड नहीं है. क्या पढ़ाया था मैंने? सैलरीज. यस. तो स्टूडेंट्स बट नॉट अलाउड, यानी अगर प्रॉफिट सैलरी का हो रहा है तो हम कभी भी पीजीबीपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कोई भी इसका लॉस आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसको सेट ऑफ नहीं करवा सकते. ठीक है, बट नॉट अलाउड टू सैलरीज. क्या बताया था मैंने? क्यों? क्योंकि भाई ये मान रहा है या तो बंदा काम कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, या तो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है. ऐसे करके हम इसको मेमोरी टेक्निक से याद रखेंगे. फिर अब मैं आपको करवाने वाली हूँ थर्ड कैटेगरी दैट इज अबाउट द डेप्रिसिएशन. यानी जो असेट एक्वायर कर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, प्लांट एंड मशीनरी ली, उस पर सेक्शन 35 का हमने डिडक्शन ली, तो डेप्रिसिएशन अलाउड है या नहीं है उस फिक्स्ड असेट पे, वो पढ़ते हैं. एक स्टूडेंट डेप्रिसिएशन, फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन अलाउड है नहीं है? बिग नो, नॉट अलाउड. बस इतना ही है ये. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है इसकी फोर्थ कैटेगरी. ये फोर्थ कैटेगरी क्या है? अरे भाई डेप्रिसिएशन भी ले लिया, असेट भी रख ली, सब कर लिया, कभी ना कभी असेट का यूज नहीं है, दूसरी असेट मंगवा ली हमने, तो उसको सेल भी तो करेंगे. अब वो सेल का क्या होगा वो देखते हैं. बिकॉज स्टूडेंट सेल ऑफ असेट representing expenditure of capital nature for scientific research क्या कह रहे हैं ये? मतलब भाई जिस असेट के लिए आपने डिडक्शन ली थी ना, जब उसको सेल करोगे, सेल ऑफ असेट विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उस सेल का क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब हम वो बात करें. देखो स्टूडेंट,
पहली बात तो मैंने आपको बोला लैंड को छोड़कर बाकी हर किसी का कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड है। कितनी? 100%। यानी अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूँ तो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा उस असेट पर जो सेल हो रही है अब, उस पर उतनी ही अमाउंट की डिडक्शन मिली होगी। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू डिडक्शन अलाउड। मतलब 15 लाख का कुछ मशीनरी खरीदी थी, देख लो एक बार इसको, 15 लाख की मशीनरी खरीदी थी, कैपिटल एक्सपेंस किया था तो 15 लाख अलाउड हो गए होंगे उस टाइम पे सेक्शन 35 में से। वो यस। अब यहाँ बोला कि जब स्टूडेंट सेल होगी ना, लिख लो चाहे तो, ठीक है, व्हेनेवर सेल टेक प्लेस, और जब सेल होगी तो क्या होगा? जब सेल होगी ना तो स्टूडेंट जो वो सेल प्रोसीड्स है, यानी मान लो 15 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 15 लाख की डिडक्शन मिली होगी। अब मान लो स्टूडेंट वो जो सेल हुई है ना वो हो गई उस सेट की 17 लाख में, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बाद रिडक्शन अलाउड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जो सेल प्रोसीड्स हुई है, जैसे इस केस में 17 लाख है, और जो डिडक्शन अलाउड हुई थी कितनी? 15 लाख। जो भी इनमें से कम होगा, विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से कम होगा ना उसको हम टैक्स लगाएंगे एज बिजनेस इनकम। इस ट्रीटमेंट को याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में से जब टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं समझ नहीं आता तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। बिकॉज स्टूडेंट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो ये कि मैम क्या ये वाली की डिडक्शन जो है वो अलाउड है या नहीं है, कितनी अलाउड है, तो आओ वो पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कहा गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज, ठीक है। तो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। और ये भी जो है ये डिडक्शन, यानी जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंस कर रही है, सो इट इज ऑल्सो अलाउड इन बोथ रिजाइम्स, इट इज ऑल्सो अलाउड इन बोथ रिजाइम्स, ठीक है। तो ये भी जो है दोनों रिजाइम्स में भाई अलाउड है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर मैं आपको इसकी एक मेमोरी टेक्निक बता दूं इजी, इट मींस स्टूडेंट्स जो भी सेल्फ एक्सपेंडिचर किया है, सेल्फ एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और लिख लो, ये समरी टाइप बन जाएगा और ये आपको आसानी रहेगी एमसीक्यूज में भी। चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस किया है चाहे कैपिटल एक्सपेंस किया है, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस किया है तो कौन सा सेक्शन नंबर है, जल्दी से बोलो, चाहे कोई सा भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो, दैट इज सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स को ये रहा फिर क्लॉज नंबर 1, लेट मी राइट इट अगेन, क्लॉज नंबर 1, और अगर हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर श्योर। और ये जो है अलाउड है, दोनों ही सेक्शंस अलाउड हैं इन बोथ रिजाइम्स, इन बोथ रिजाइम्स, ठीक है। बट इसके अलावा लिख भी सकते हो यहाँ पर, इसके अलावा सिर्फ आगे लिखिए फिर, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ओल्ड रिजाइम है उसमें अलाउड है, न्यू में नहीं। आपको पता है ना न्यू में बहुत कम कुछ अलाउड होता है, सारा अलाउड नहीं करते, तो वो सिर्फ ओल्ड में होगा, ठीक है। अब वो कौन सा पॉइंट है वो पढ़ते हैं, दैट इज अमाउंट पेड। देखो लिखो यहाँ पर, अब बात आ रही है, पहले तो सेल्फ एक्सपेंस था, अब बात आ रही है जब हमने अमाउंट जो है किसी और को पे करा या कॉन्ट्रीब्यूट करा या क्रेडिट करा, ठीक है। अमाउंट पेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड और क्रेडिटेड, किस किस को करेंगे अब देखो, यानी ये वो है जहाँ पर हमने किसी एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी पे उन सबको पैसा दिया है, ठीक है। तो आप ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है ये किस में अलाउ होने वाला है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, दैट विल बी अलाउड ओनली एंड ओनली इन द ओल्ड रिजाइन, अलाउड ओनली अलाउड इन ओल्ड रिजाइन। न्यू वालों जो भी पर्सन है जो न्यू रिजाइन के हिसाब से अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके लिए अलाउड नहीं होगा। इसमें अब कितनी कैटेगरीज बन रही है, तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज बनेंगी, आइए एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स लेट्स डू इट। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव इज अबाउट, लिखो यहाँ पर, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है जो हमने ऐसे एसोसिएशन वालों को पैसा दिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इन्हें,
नोटिफाइड बाय, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब किस को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी सीजी ने नोटिफाई किया है वो पढ़ो। देखो पहला तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास यहाँ एक्चुअली है क्या ना, रुचि है हमारी रुचि है टैक्स में, तभी हम टैक्स पढ़ रहे हैं। इट इज RUCI, याद रखोगे RUCI। आर फॉर रिसर्च एसोसिएशन, यानी जो भी रिसर्च एसोसिएशन है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, अगर आपने उनको पैसा दिया है कि हमारे लिए साइंटिफिक रिसर्च कर दो, अलाउड। ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन। मैम रेवेन्यू या कैपिटल, अरे भाई किसी और को तो सिर्फ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना पैसा। रेवेन्यू तो वो था जब हमने सैलरी वगैरह पे कर, तो वो कैटेगराइजेशन यहाँ नहीं होती। आई मतलब बिकॉज स्टूडेंट, और इनफैक्ट यू लिख लो पहले जिससे रुचि सही बने। यू फॉर यूनिवर्सिटी, सी फॉर कॉलेज, एंड आई फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस, नाउ इफ एनीवन इज स्टडीइंग हियर जिसका नाम रुचि है तो वो जरूर बताना कि उनके नाम से मेमोरी टेक्निक है तो याद मैम रुचि में भी आता है। अरे कोई इतना चला, ठीक है ना। अदर इंस्टीट्यूशन, तो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई किया है, उनको हम कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए साइंटिफिक रिसर्च कर दो तो अलाउड होगा। सेकेंड कैटेगरी वी हैव इज, सेकेंड कैटेगरी देखो स्टूडेंट, सेकेंड कैटेगरी है वो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी। देखो ऊपर में किसी को कंपनी को पैसा नहीं दिया था हमने, या हम कंपनी को दे रहे। देखो कौन सी, इट इज अप्रूव्ड इंडियन कंपनीज को भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होता है, ऐसी इंडियन कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं। फॉर विच पर्पज? फॉर साइंटिफिक रिसर्च। दिस इज ऑल फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन ध्यान रखना मैंने बोला अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, उसको पैसा दिया, यानी वो कंपनी जो है स्टूडेंट्स वो रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया। दैट्स व्हेन इट बिकम्स एन इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। और उस कंपनी को, अब ये नहीं है वो कंपनी जो है वो नूडल्स से ही कर रही है साइंटिफिक रिसर्च कर दो, नहीं, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेन काम उनका होना चाहिए टू डू द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव यानी इसका काम यही है कंपनी का, तब अलाउड होगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक R&D। ये थी दो कैटेगरीज। अब बात करेंगे हम हमारी थर्ड कैटेगरी के बारे में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। देखो स्टूडेंट, थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पर बोला गया थर्ड कैटेगरी में, ठीक है, लिखो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड करके लिख लो, या फिर चलो मैं आपको इसको मिक्सचर करके मत लिखो कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको भी लिख लो रुचि। अरे मैम अभी तो आपने रुचि पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, यार यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, मतलब इन्होंने कहा अप्रूव या नोटिफाइड, उसमें कुछ नहीं है, अप्रूव करा है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रुचि को। कंफ्यूज मत हो, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी क्या डिफरेंस है इस कैटेगरी में। आर फॉर, अब तो याद भी हो गया होगा, जल्दी से बोलो, अरे हाँ जहां भी बैठे हो बोलो, रिसर्च एसोसिएशन। यू फॉर यूनिवर्सिटी, C for colleges, not the company, colleges, and I for institutions, ठीक है, that is other institutions. सेम अच्छा अदर भी लिखिए ना, ये मत कहना कि अरे अच्छा ये यहाँ पे डिफरेंस है, अदर वर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अदर इंस्टीट्यूशन, इनके लिए स्टूडेंट्स से यहाँ पे बोला गया कि देखो अगर अभी कौन सी रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक, वो तो फर्स्ट कैटेगरी में कवर हो गया। नाउ दे सेड अगर ये वाली जो कैटेगरीज है ना, ये दो ये वाली रिसर्च कर रही है, कौन सी? एक तो सोशल साइंस की रिसर्च, नॉट द साइंटिफिक, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, या फिर ये कोई स्टेटिस्टिकल रिसर्च करती है। सोशल साइंटिफिक और सोशल साइंस लिख लो, इनफैक्ट just wait it out, right here, social science और statistical research, ठीक है, तो भी स्टूडेंट्स वहां पर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है दैट विल बी अलाउड। अब डिफरेंस क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में साइंटिफिक रिसर्च की, थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है इसमें सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च है। समझे बात को? अब यहाँ पे बात आती है, इसका मतलब
सेकंड कैटेगरी दैट इज कंपनीज, उसके लिए सिर्फ वही वाली कंपनी पे अलाउड होगा पैसा देना जो कि साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, लेकिन रुचि के लिए अगर वो सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अप्रूव हुए हैं तो जिसके लिए भी अप्रूव है दैट विल बी अलाउड। अब बात क्या आती है, डिडक्शन दे दी। एक्सपेंडिचर बंदे ने ये देखकर किया था कि इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने अप्रूवल हटा दी। तो अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है, हमने तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन देख के पैसा लगाया था। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सपेंडिचर